केसी त्यागी जी, आज पटना में हमने बड़ी एक मेगा रैली कहिए, इवेंट कहिए, देखा, लेकिन विरोधियों ने बड़े शब्द बाण भी छोड़े, राजनीतिक बाण छोड़े। 33% से ज्यादा अपने बिहार के लोगों को नौकरियां दे दी और 33% तकरीबन वो है जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे थे, उन्हें आपने नियुक्ति पत्र सौंप कर दिखा दिया कि भाई बिहार सबसे बड़े स्केल पर भर्तियां कर रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गर्मा जी, मैं आपके बजाय सुकेश रंजन जी को एड्रेस करना चाहता हूं। अब तक तो बिहार पर यही आरोप लगता रहा कि वहां रोजगार नहीं है और रोजगार की तलाश में बिहारी सारे देश में जाते हैं, अपमानित होते हैं और कई बार हिंसा का शिकार भी होते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि 1,20,000 नए टीचरों को नियुक्ति पत्र दिया गया। विपक्ष का काम ऐसा पहले नहीं था, अच्छे काम होते थे तो तारीफ होती थी। मुझको अटल बिहारी वाजपेयी जी का याद है, जब बांग्लादेश बना तो मेरे शहर गाजियाबाद में भारतीय जनसंघ की मीटिंग हो रही थी और उन्होंने इंदिरा जी की इतनी तारीफ की, इतनी कांग्रेस के लोगों ने भी नहीं की। तो एक सकारात्मक राजनीति का दौर चला गया। खैर, मेरे मित्र हैं जफर भाई और ये कॉरपोरेट के और बैंकिंग के बड़े अधिकारी रहे हैं, तो गरिमा जी आपकी तो बात ये काट सकते हैं, लेकिन हसबोले जी की बात ये नहीं काट पाएंगे। सही पकड़े हैं। नित्यानंद राय जी की बात ये नहीं काट पाएंगे और भूपेंद्र यादव जी के भी आंकड़े ये नहीं काट पाएंगे। मैं पहले नित्यानंद राय जी ने जो राज्यसभा में बोला, हम दोनों राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, जो 5 राज्य हैं देश में बेरोजगारी पर, उसमें हरियाणा 1, त्रिपुरा 2, राजस्थान 3, गोवा 4, हिमाचल 5। तो बीमार राज्यों में बिहार नहीं है नंबर 1। नित्यानंद राय दोबारा 8 वर्षों में 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया है, 7.22 लाख लोगों को रोजगार मिला है। नंबर 2। नंबर 3, विश्व में भारत की क्या स्थिति है, इस पर नित्यानंद राय जी कहते हैं कि विश्व में बेरोजगारी की जो टॉप लिस्ट है, दक्षिण अफ्रीका 1, स्पेन 2, टर्की 3, ब्राजील 4, इटली और भारत 5। यहाँ भी हम 5वें नंबर पे टॉप कर रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अब मैं भूपेंद्र यादव जी का बताता हूं, जिन्होंने राज्यसभा में कहा है या लोकसभा में कि 2019 से लेकर के 2021 के बीच में 1.12 लाख दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की है और इसमें खेती से जुड़े हुए जो किसान हैं वो 31,839 हैं और गरीबी की परिभाषा भी बदल गई है। जफर भाई, पहले 147 रुपये रोज कमाने वाला गरीब था, अब 167 रुपये कमाने वाला गरीब माना जाएगा। और ये आंकड़े तो बिल्कुल आप रिफ्यूट मत कर देना, क्योंकि हसबोले जी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि 20 करोड़ लोग, हसबोले जी माने नंबर 2 इन द हायरार्की ऑफ द आरएसएस, 20 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे हैं। 23 करोड़ लोग प्रतिदिन 375 रुपए से कम कमा रहे हैं। 4 करोड़ बेरोजगार हैं पढ़े लिखे। 1% लोगों के पास 20% की आय है और 50% लोगों के पास 13% की आय है और 5 साल में 1.25 करोड़ महिलाओं ने रोजगार खोया है। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं और मैं तो चाहे रिफ्यूट कर दूं, आप मत कर देना। और ये तो आ ही गया है। अच्छा, लॉकडाउन में 12 करोड़ बेरोजगार हो गए, उसमें तो ना आपकी गलती ना मेरी गलती। शहर में 7.8 और गांव में 8%। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर वहां की सरकार ने ये साहस जुटाया है त्यागी तो जी, इसकी 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। आप एक बात बताना भूल गए जफर भाई को। होसबोले साहब ने यह भी कहा कि जब युवा बैंकों में लोन के लिए जाता है तो धक्के खाता, उसे लोन नहीं मिल पाता, जबकि बड़े बड़े जो व्यापारी घराने हैं उनका लोन वेव ऑफ हो जाता है। यह भी कहा उन्होंने।
तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। हरियाणा की बेरोजगारी दर 4.1% थी तब आप हरियाणा पर आ गए। 2014 के अंदर, आज 28% है। 28% हरियाणा में 4.1 से 28% हो गई, और हमारे जो दोनों शासित राज्य हैं उनमें दोनों में घटी है। अब जफर इस्लाम साहब से मैं कुछ चीज पूछना चाहता हूं। वो कह रहे साहब सरकार की तो लिमिटेशन है, तो जब मोदी साहब ने जब 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे, तब ये लिमिटेशन का कंडीशन से अप्लाई लगा देते आप कि भाई लिमिटेशन है हमारे पास। सुकेश भाई, जो 21 अक्टूबर की आप बात कर रहे हैं 10 लाख रोजगार की, जहां तक मेरे याद आ रही है 8 जून को 4 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अगले 1 साल के अंदर हम 10 लाख रोजगार देंगे। मोदी जी का स्टेटमेंट उसके बाद आया था। आज लगभग 1.5 साल के बाद 10 लाख की जगह भी 6.5 लाख पर हम अटके हुए हैं। लेकिन शायद मुझे लग रहा है जितने लोग सवाल पूछ रहे हैं सब देशद्रोही हैं, क्योंकि ये ऐड नहीं करते उन लोगों को जो नाले से गैस निकालकर पकौड़े तलते हैं, उनको हमने शायद ऐड नहीं किया होगा। आप देखिए कि किस तरह से आज हालत यह है। मैं मध्य प्रदेश में बैठा हूं, मध्य प्रदेश पीएससी में पिछले 6 साल में एक भी वैकेंसी नहीं भरी गई है, 0 वैकेंसी भरी गई है। और फिर ये लोग व्यापम जैसे घोटाले करते हैं यहां पर, और उसके बाद कहते हैं कि साहब ये सीएमआई के आंकड़े जो हैं ये बिल्कुल गलत हैं। और सीएमआई वाले अधिकारियों को मैं कहना चाहूंगा कि ईडी कभी भी रेड डाल सकती है। नहीं लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो तमाम चीजें हैं, 2016 में जिस तरह से नोटबंदी आई, और नोटबंदी आने के बाद तमाम एमएसएमई बंद हुए। आप 10 साल यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग और डिफेंस, ये 5-6 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो 6% का जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, हमारे यहाँ 94% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसका तो डाटा ही नहीं है हमारे पास। जो 6% है उसमें भी ये 5-6 डिपार्टमेंट मेन है। आप कंपेयर कर लीजिए 2004 से 14 एसएससी में लगभग 80,000 वैकेंसी हर साल भरी जाती थी, और यूपीए के बाद आप एनडीए के 9 साल कंपेयर कर लीजिए, लगभग 40,000 वैकेंसी हर साल भरी जा रही। और इससे भी आगे कि 2018 के, 19 के, 17 के अपॉइंटमेंट लेटर बच्चे लेकर घूम रहे हैं, ज्वाइनिंग लेटर नहीं है। अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में है रेलवे के, ज्वाइनिंग नहीं है। 2016 के बाद डिफेंस में नर्सिस की वैकेंसीज कितनी निकली हैं, अगर ये डाटा आप सुनेंगे, 0 वैकेंसी निकली। मनोज सिंह काका, मुस्कुरा रहे हैं आप। बेरोजगारी बड़ी समस्या है और उत्तर प्रदेश के 12% लोग बिहार में नौकरी खोजने जा रहे हैं, तो मुद्दा बना पाएंगे आप इसको? है कोई रोड मैप आपके पास? नहीं, जो मुद्दा है वो मुद्दा बनाने का सवाल कहाँ, वो तो मुद्दा है ही। चूंकि उत्तर प्रदेश में तो लोगों को मंदिर मस्जिद बताया जा रहा है, रोजगार और सड़कों पे सांड का व्यापार किया जा रहा है, और विश्वविद्यालयों में अभी आज ही की घटना है, बीएचयू में आईटी जैसे संस्थान में बेटियों को बंदूक के बल पर और बंदूक की नोक पर उनके साथ बर्बरता की जा रही है, और जहाँ का मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेशों में जाके सुरक्षित कानून व्यवस्था की डींग हाँक रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और जफर भाई, आपने जो सवाल किया कि मुद्दे बनेंगे कि नहीं, क्यों नहीं बनेंगे मुद्दे? जिस दिनकर की और बुद्ध की धरती ने और आपके मंच के माध्यम से समाजवादी पार्टी बधाई देना चाहती है बिहार सरकार को कि उन्होंने देश के नौजवानों को रोजगार दिया। अब जफर भाई पर बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सड़क पर लिखे हुए सैकड़ों नारे ना देख साथी, जमी तू देख आकाश के तारे ना देख। 2015 में इस देश में बेरोजगारी दर था 5.44%। आज सीएमआई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट है कि आज बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो 10.04% है, और रिपोर्ट है कि शहरों में 8.44% है और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी भयंकर है। इस आंकड़ों में चूंकि आप गुर्बत का गहना पहन के आप सरकार में आ गए, आपने चिल्ला करके आपके सर्वश्रेष्ठ नेता ने इस देश में भाषण दिया कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, और आपने इस देश की सदन में बताया कि विगत 9 सालों में आपने केवल 7,31,000 नौकरी दे पाए हैं। तो आप सोचिए, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा हुआ। और
You're right, bro. जफर भाई आप तो वैश्विक व्यक्ति हैं भैया, आपको भी बेरोजगार कर दिया, मुख्तार अब्बास नकवी को भी कर दिया, शहनवाज हुसैन को भी बेरोजगार कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि आपके पीड़ा से तो हम लोग भी कम से कम दुखी हैं कि 3-4 लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी ने, जो देश की 20-25% आबादी है, उनको भी बेरोजगार कर दिया, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। एक और अदम गोंडवी की लाइन है कि जब घर में ठंडे चूल्हे पर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दें कि फागुन की धूप नशीली है। उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग में घोटाला हुआ, उत्तराखंड में भर्ती हुई उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में घोटाला हुआ, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के 22,000 दलित पिछड़ों के नौजवान आज भी सड़कों पर हैं। वो बेटियां आज भी सिसकती हुई यहीं लखनऊ के इको पार्क में आपको मिल जाएंगी। लेकिन जो लोग गुर्बत का गहना पहन के आके और 8,000 करोड़ के जेट से चलेंगे, वो कहां देख पाएंगे? किस चश्मे से उनको इस देश की बेरोजगारी दिखेगी? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। और आप एनएसएसओ के आंकड़ा का तो नहीं बताया। एनएसएसओ में 2 लोगों का नाम ले रहा हूं गरिमा जी, और ये देखिएगा, एनएसएसओ में 2 अफसर थे। वो अफसरों का नाम था, एक थे पीसी मोहनन और एक थी जेवी मीनाक्षी। उन लोगों ने 2018-19 में इस देश के बेरोजगारी का आंकड़ा वो लोग प्रस्तुत करना चाह रहे थे और देश को बताना चाह रहे थे कि एनएसएसओ एक समय में प्रतिष्ठित संस्थान था, ये सब जानते। और उन लोगों पर इतना दबाव बनाया गया, सरकार ने बनाया, कि उन दोनों अफसरों ने एनएसएसओ को के देश के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दिया। तो वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। कोई भी संस्थान, कोई भी आंकड़े, जो आपने बात कर रही थी कि जो आंकड़े इनको सुविधाजनक नहीं लगेंगे, उनको ये खारिज कर देंगे। नहीं, बड़ा दिलचस्प इसमें मनोज सिंह का एक और बात ये भी है कि पिछली दफा जब जफर साहब बैठे थे इसी डिबेट में, तो पिछली दफा इसी डेटा के आधार पर जफर साहब ने जवाब दिया था, लेकिन इस बार क्योंकि आंकड़ा ज्यादा भयावह है, इसलिए वो बड़ा कन्वीनियंटली से खारिज कर गए। इसी आंकड़े पर, CMIE के इसी आंकड़े पर पिछली दफा हम बैठकर जफर साहब बात कर रहे थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए गर्मा जी, 90 के बाद सवाल जो है हाशिए पर चले गए, चाहे वो गरीबी का था, चाहे बेरोजगारी का था, चाहे भ्रष्टाचार का था। हम तो उसी में जेल भी गए, उसी में सरकार भी बदली, और जफर भाई की पार्टी भी हमारे साथ थी। वो मुद्दा था, उसमें बेरोजगारी भी थी, भ्रष्टाचार भी था। कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को, ये नारे लगते थे। अब तो सारा जो है वो पोलराइजेशन पर है। एक नेता भारतीय जनता पार्टी का बताओ जो 2 मिनट के भाषण में हिंदू मुस्लिम ना करता हो, पाकिस्तान ना करता हो, हमास ना करता हो, मस्जिद ना करता हो। एक नेता भारतीय जनता पार्टी का बताओ। और अटल बिहारी वाजपेयी ने ये सब नहीं किए, वो बीजेपी का अब तक का सबसे बड़ा नेता साबित हुआ। You're right, bro. पोलराइजेशन, केसी त्यागी जी, पोलराइजेशन की बात आप कर रहे हैं, तो आलोक शर्मा, क्या कांग्रेस के लिए भी ये बड़ी चुनौती है इस पोलराइजेशन से अपर हैंड रखना तमाम उन बुनियादी मुद्दों को? देखिए, मुझे लगता है पोलराइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके आधार पर ही बीजेपी आती है। 80-20 हो, टोपी वालों को पहचानो, इसको पहचानो, उसको पहचानो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि केवल अपोजिशन पार्टीज नहीं, मीडिया के वर्ग का भी बहुत बड़ा योगदान होता है सरकार की कमियों को निकालने का। पिछले 10 दिन से हमास चल रहा है, और जब तक ये चुनाव नहीं होंगे, वोटिंग नहीं होगी, हमास ही चलेगा। और जिस समय पर पिछला चुनाव मैंने देखा था, उस समय पर पाकिस्तान और इमरान खान की गर्लफ्रेंड 10 दिन तक चली थी। आज संघर्ष के सारे रास्ते रोक दिए। सरकार को आरटीआई लगाइए, आरटीआई का जवाब नहीं आएगा। आप मीडिया में कोई चीज निकलवाना चाहें, अखबार में निकलवाना चाहें, अखबार पूरी तरह से मैक्सिमम बीजेपी के कब्जे में है। नहीं, किसी तरह की कोई उम्मीद धूमिल नहीं रही है, बल्कि उम्मीद सवालों के माध्यम से और प्रखर और तेज हो रही है। और जिस सरकार को देश के सुप्रीम कोर्ट ने, देश के उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि पोल बॉन्ड सेलेक्टिवली एनोनिमस, रूलिंग पार्टी कैन आइडेंटिफाई डोनर्स,
जिस सरकार को गुमनाम चंदे मिल रहे हों, गुमनाम असीमित चंदा मिल रहा हो, जिसको कि इस देश के माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आपको इतना चंदा क्यों मिल रहा है, आप ही को क्यों मिल रहा है, और गुमनाम वो नहीं है, आपने उनको जानबूझ करके गुमनाम किया है। तो जहां इतने भ्रष्टाचार के पैसे आ रहे हों, तो जब सावन के व्यक्ति को, अब जो सावन में पैदा हुआ हो, जो सावन की हरियाली देख रहा हो, तो उसको सूखा कहां दिखेगा? तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।